हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आज की वीडियो में डील करने वाले हैं विद सेक्शन 486। सेक्शन 486 में हम देखते हैं बात की जा रही है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी। तो इस चीज़ को देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो श्योरिटी है ये कौन है, ये भाई क्या करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और इसके द्वारा डिक्लेरेशन क्यों की जा रही है। ठीक है, तो जब हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है फॉर बेल प्रोविजंस। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति एज अ श्योरिटी आता है, एज अ श्योरिटी स्टैंड करता है किसी भी अक्यूज्ड पर्सन के लिए बेल में, ठीक है, उसको एक डिक्लेरेशन करना होगा यहाँ पर कोर्ट के सामने, और उसको बताना होगा कि वो कितने लोगों के लिए एज अ श्योरिटी स्टैंड कर रहा है। साथ ही साथ वो जो प्रेजेंट अक्यूज है वो भी उसमें शामिल होगा, और सारे के सारे जो भी पर्टिकुलर जो भी फैक्ट्स वहाँ पर ज़रूरी हैं, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स वहाँ पर ज़रूरी हैं, उनको भी वो प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसको करनी है? श्योरिटी को। ठीक है, अब बात की जाती है इतनी सारी चीज़ें इस बंदे को करनी है कि भाई ये बंदा है कौन। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, हु इज़ श्योरिटी। श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो पर्सन है जो गारंटी देता है जो अक्यूज व्यक्ति है उसकी कोर्ट में प्रेजेंस के लिए। मतलब एक जो अक्यूज है, इसने तो ऑफेंस कर दिया, इसने अपराध कर दिया और ये हो गया है कहाँ पर? जेल में बंद। अब ये चाहता है कि इसको बेल मिल जाए। अब बेल अगर मिल जाए, अगर ये चाहता है तो ये जाएगा कहाँ? कोर्ट। अब कोर्ट में जब ये जाता है तो कोर्ट कहता है कि भाई मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर के आओ और वो गारंटी देगा तो ही मैं आपको बेल दूंगा। तो यहाँ पर जो ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन है यही है श्योरिटी अपना। ठीक है, यही होता है श्योरिटी, इसी के द्वारा सारी डिक्लेरेशन सारी चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर अंडरटेक करता है कि भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट देगा अगर अक्यूज एब्सकॉन्ड कर जाता है तो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो श्योरिटी है अपने आप को बाउंड कर रहा है वहाँ पर। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन में क्या हो रहा है? ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कर रहा है। किसकी? श्योरिटी की। तो श्योरिटी ट्रांसपेरेंट रहे और वो क्रेडिबल रहे, वो जो भी बोल रहा है वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए कोर्ट वहाँ पर क्या करता है? कोर्ट को जानना चाहिए कि जो श्योरिटी आ रहा है उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, कितना पैसा है उसके पास, कितना नहीं है, और क्या उसके पास कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बनी हुई है कि उसके पास जितना पैसा है उससे ज़्यादा तो वो लोगों के लिए एज अ गारंटर बना हुआ है, एज अ श्योरिटी बना हुआ है। कहीं कल को अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नहीं आया तो उसको उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और सारा का सारा उसका जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी सारी चली जाएगी उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं है? और जो व्यक्ति है, जो श्योरिटी है, वो एक जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा सेक्शन आ जाता है 486 आ जाता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया था कि भाई श्योरिटी क्या है, श्योरिटी कौन है। इसके बाद आता है, देखो, श्योरिटी यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्क्लोज करेगा। वो चीज़ें क्या हैं? श्योरिटी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अक्यूज को डिस्क्लोज करेगा कि कितने लोगों के लिए वो एज अ श्योरिटी बना हुआ है, कितने लोगों के लिए वो बेल दे चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अक्यूज है उसका नाम, जो नेचर ऑफ केसेस हैं जिनके लिए वो एज अ श्योरिटी काम कर रहा है, उनका पूरा नेचर बताएगा, और जो अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो पर्टिकुलर हो सकते हैं, वो भी उसको वहाँ पर डिक्लेरेशन में बताने पड़ेंगे। ये सारी ही सारी की चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये ऑप्शनल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब बात की जाती है रेलेवेंट पर्टिकुलर्स के बारे में। तो हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखी देखी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो देनी ही है, साथ में वो अदर रेलेवेंट पर्टिकुलर्स भी हम दे सकते हैं जो उनको उस पर्टिकुलर केस में रेलेवेंट लगते हैं। अब बात की जाती है कि रेलेवेंट पर्टिकुलर्स से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, सो ये जो एग्जॉस्टिवली डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्या है? जो आइडेंटिटी डिटेल होती है श्योरिटी की, कि अगर उसको आइडेंटिफाई करना हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और जो भी पेंडिंग श्योरिटी ऑब्लिगेशन हैं उसके अगेंस्ट में, उनके बारे में, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी, उसके बारे में, और जो अदर फैक्ट्स अगर उसको वहाँ पर उसकी रिलायबिलिटी को डिफाइन करने के लिए लग रहे हैं, उन फैक्ट्स को भी आप एज अ कोर्ट मंगवा सकते हो। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें रेलेवेंट पर्टिकुलर्स में आ सकती हैं। अब आता है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सेक्शन है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका पर्पस क्या है। तो देखो, जो श्योरिटीज़ होते हैं, कई जगह पर श्योरिटीज़ जो होते हैं वो बड़े ही प्रोफेशनल श्योरिटीज़ होते हैं। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है भाई ये आपको कोर्ट के बाहर मिल जाएंगे और ये कहेंगे कि अगर आपको कहीं भी ज़रूरत है बेल में या किसी में, हम आपके श्योरिटी बनने के लिए तैयार हैं। क्या ये गारंटी दे सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या ये जेन्युइन है? नहीं। ये सभी चीज़ें ना होने के बावजूद भी ये श्योरिटी बन जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन आया है। ठीक है, अब बात की जाती है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनल श्योरिटीज़ को। पहले क्या होता था?
जो इंडिविजुअल्स एज अ श्योरिटी एक्ट कर रहे होते थे बहुत सारे अक्यूज्ड के केसेस में, ठीक है, भले ही उनकी कोई रियल इंटेंशन नहीं है, ना वो कोई कैपेसिटी होल्ड करते हैं, ठीक है, उनकी जो अटेंडेंस है उसको इंश्योर करने के, लेकिन फिर भी वो बन जाते थे। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास ये सेक्शन आया। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसके ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी बिठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो एक्सेस कर सकती है कभी भी जो श्योरिटी है, क्या वो कई सारे केसेस में है, क्या वो रियलिस्टिक है भी या नहीं है, क्या वो इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है अक्यूज को या नहीं, ये सारी चीज़ों को कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी। साथ ही साथ इस जो सेक्शन है, जो 486 जो सेक्शन है, जब हम डिक्लेरेशन करवा लेते हैं तो उससे हम स्ट्रेंथन करते हैं बेल सिस्टम को। यहाँ पर जब भी बेल दी जाएगी तो बेल का जो पर्पस है वो कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई गारंटी दी जाएगी तो वीक नहीं रहेगी और वो व्यक्ति जो है वो एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 487। सेक्शन 487 बात करता है रिलीज ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। सो इसका जो सबसेक्शन 1 है ये बात करता है कि जब भी हम बेल या फिर बेल बॉन्ड या फिर बॉन्ड, ठीक है, को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है पर्सन के द्वारा, उसको तभी के तभी इमीडिएटली हम रिलीज कर देंगे। यदि वो व्यक्ति जेल में है, कस्टडी में है, तो जो भी रिलीज ऑर्डर है उसको भेजा जाएगा कहाँ पर, जेल अथॉरिटीज़ को, ठीक है। और जेल ऑफिसर होगा वो उस ऑर्डर को रिसीव करने के बाद उस व्यक्ति को रिलीज कर देगा, ठीक है, विदाउट डिले। वहीं पर जो दूसरा सबसेक्शन है वो कहता है कि जब अगर बेल दे दी गई है और बॉन्ड भी एग्जीक्यूट कर दिए गए, सारी चीज़ें हो गई, मान लिया, ठीक है, हो गई, लेकिन जो व्यक्ति है उसको तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो डिटेन्ड होने के लिए लाइबल है किसी अदर मैटर में। तो अगर कोई अदर मैटर भी चल रहा है तो वहाँ पर उसको डिटेन रखा जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट में हम कहना चाहें तो जो सेक्शन 487 है ये एक्चुअल इन्फोर्समेंट से डील करता है बेल के। तो मतलब क्या हुआ, बेल तो आपको मिल गई लेकिन आप इसको इन्फोर्स कैसे कर पाओगे। आप इसको इन्फोर्स करवाने का मतलब क्या है कि आपने ये जब कर लिया तो आप फिर जेल से फ्री कैसे होगे, इन्फोर्स करवाना पड़ेगा ना इसको। तो पूरा का पूरा इसी चीज़ पर बेस्ड है, क्योंकि बेल तभी कंप्लीट होती है जब जो अक्यूज्ड होता है उसको फिजिकली रिलीज कर दिया जाता है कस्टडी से। अब हम देखते हैं कुछ की टर्म्स जो इस सेक्शन में बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है ये एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है। मतलब एग्जीक्यूशन करना उन सभी चीज़ों में इंक्लूड है क्या, साइन करना बॉन्ड को, ठीक है, जो श्योरिटीज़ अगर वहाँ पर ज़रूरी हैं, रिक्वायर करी गई हैं, कोर्ट ने मांगा है, ठीक है, तो उनको लेकर के आना, ठीक है। और जो कोर्ट अगर कोई चीज़ें कोर्ट ने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो उनका कंप्लायंस करना है, जैसा कि कोर्ट का उद्देश्य था वैसे कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ही राइट टू रिलीज वहाँ पर अराइज होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मैंडेटरी नेचर ऑफ रिलीज। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है इसका इसमें यूज़ हो रहा है शैल बी रिलीज्ड। जो जो शैल वर्ड होता है, शैल बी रिलीज का मतलब क्या होगा कि ये जो शैल है इसका मतलब है मैंडेटरी जो प्रोविजन है वो, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं होता है कोर्ट का या फिर जेल अथॉरिटीज़ का, यहाँ पर उनको रिलीज करना ही पड़ेगा। तो रिलीज यहाँ पर ऑटोमेटिक है और मैंडेटरी है, ठीक है। डिले अगर कोई भी होता है यहाँ पर तो समझा जाएगा कि ये वायलेशन हो रहा है पर्सनल लिबर्टी का, और हम आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में, इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो जेल अथॉरिटीज़ होती हैं उनका क्या रोल होगा, तो जो भी जेल अथॉरिटीज़ होती हैं वो एज अ एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज काम करेंगी। वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि जो कोर्ट के पास ऑर्डर आया है, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। उनको वहाँ पर इमीडिएटली उसको रिलीज करना पड़ेगा और वेरीफाई करके, आइडेंटिफाई करके और ऑथेंटिसिटी के साथ उस ऑर्डर के साथ। अब इसका फ्लो क्या होता है, मतलब ये कैसे वर्क करता है, इसकी चीज़ में इस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो जैसे ही बेल ग्रांट करी जाती है कोर्ट के द्वारा, अक्यूज़्ड क्या करेगा, अक्यूज़्ड बेल या फिर बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब साइन कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है, ठीक है। अब उसने साइन कर दिया, अब क्या होगा, कोर्ट इश्यू करेगा कि इस व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया जाए, रिलीजिंग ऑर्डर दे देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर को भेजा जाएगा जेल अथॉरिटीज़ के पास, अथॉरिटीज़ वेरीफाई करेंगी डिटेल्स को, ठीक है। उसके बाद अक्यूज़्ड को वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से ये जो ऑर्डर होता है ये काम करता है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2 में एक एक्सेप्शन आता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो ये चीज़ होती है ये प्रिवेंट करती है मिसयूज़ ऑफ बेल को, ठीक है। तो बेल का मिसयूज़ किस प्रकार से हो रहा है, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि अगर एक केस में आपको बेल मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेल आपकी, अगर आपने और अदर ऑफेंसेस किए हैं उसको भी ओवरराइड कर देगी। तो अगर एक आपने अपराध किया है तो ये जो बेल है ये केवल इसी के लिए आप रिलीज़ हुए हो और किसी अपराध के लिए आप रिलीज़ नहीं हुए हो।
आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो डिटेंशन को, आपको सारे ऑफेंसेस के लिए अलग अलग बेल लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि रिलीजिंग ऑर्डर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रिलीज नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो मान लीजिए कि मल्टीपल क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, अक्यूज्ड को बेल मिल चुकी है एक केस ए में, बट वो कस्टडी में है केस बी के लिए, तो क्या वो रिलीज होगा? नहीं, ये सही है। उसी प्रकार से सेकंड है, जो अक्यूज्ड है उसको ग्रांट की जाती है बेल करंट केस में, लेकिन जो सेंटेंस है वो भोग रहा है दूसरे केस के लिए, तो क्या वो कस्टडी में बना रहेगा? यस। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 488, जिसमें हम बात करते हैं इनसफिशिएंट श्योरिटीज के बारे में। अभी जब हमने 486 देखा था, तो हमने देखा था कि भाई श्योरिटी क्या है। अब हम देखेंगे कि ये इनसफिशिएंट श्योरिटी क्या होता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि श्योरिटी क्या है, श्योरिटी के द्वारा हमें डिक्लेरेशन करवाने की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है श्योरिटी की इनसफिशिएंसी। तो इस पर्टिकुलर टर्म से हमारा क्या मतलब है? देखो, जब भी श्योरिटी आता है तो वो अपने आप को बाउंड करता है कि ये जो मैं जिस अक्यूज्ड के लिए आ रहा हूँ, मान लीजिए ए जो अक्यूज्ड है, ये अगर अपीयर नहीं होता है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अपीयर होगा। अगर ये नहीं होता है, तो भई इतना-इतना पैसे के लिए मैं बाउंड हूँ और मैं ये पे करूँगा। ठीक है? अब क्या हुआ कि इसने ये जो गारंटी दी है, इसने जो एग्ज़ीक्यूट किया है, इसके लिए उसने अपने आप को बाउंड कर लिया है। अगर वो अक्यूज्ड नहीं आता है, नहीं अपीयर होता है, तो ये इसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोर्ट शुरुआत में ही देख लेता है कि भई जो पर्टिकुलर श्योरिटी है वो इनसफिशिएंट है। ठीक है? जब वो एक्सेप्ट करता है कि ये श्योरिटी फिट है या नहीं है, इसके पास इतना फाइनेंशियल एबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें कर सकता है या नहीं कर सकता है, गारंटी दे सकता है, रिलायबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जब चेक करी जाती हैं, तो कोर्ट को पता चलता है ये इनसफिशिएंट है, इसके पास इतना फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ये जितना-जितना पैसा खुद के लिए बाउंड कर रहा है, ये तो पे कर ही नहीं सकता है। ठीक है? तो जब क्या हुआ यहाँ पर इनसफिशिएंट हो गया। ठीक है? और मान लीजिए कि आगे जा कर के पहले तो वो सही था, फिट श्योरिटी था, लेकिन आगे जा कर के इनसफिशिएंट बन गया। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इश्यू कर देती है वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है? अक्यूज्ड को लेकर के आया जाता है किसके सामने? कोर्ट के सामने, और उसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि एक काम करो, ये तो श्योरिटी जो था वो इनसफिशिएंट हो चुका है, आप काम करो सफिशिएंट श्योरिटी लेकर के आओ, दूसरा श्योरिटी लेकर के आओ। ठीक है? अगर वो फेल हो जाता है ये करने से, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो सेक्शन है ये पोस्ट बेल कंट्रोल से डील करता है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब जब बेल मिल जाती है उसके बाद किस प्रकार से चीज़ें चलेंगी, श्योरिटी अगर इनसफिशिएंट होता है तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है? तो कह सकते हैं कि सुपरविजन चल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जिनको इसमें यूज़ किया गया है, तो क्या मतलब होगा। तो जब हम देखते हैं कि इनसफिशिएंट श्योरिटी का टर्म यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इनसफिशिएंट मतलब जो सफिशिएंट नहीं है, जो पूरा का पूरा नहीं है, जो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। ठीक है? तो जब भी एक व्यक्ति फाइनेंशियल कैपेबिलिटी लैक करता है, मतलब फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एज़ अ श्योरिटी आ जाता है, सॉल्वेंट पर्सन नहीं है, तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि ये जो पर्सन है, ये इनसफिशिएंट श्योरिटी है, ये इतना पैसा दे ही नहीं सकता है। ठीक है? वहीं पर अगर वो ओवरबर्डन्ड है, मतलब वो कई सारे लोगों के लिए एज़ अ श्योरिटी काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है कि वो जो प्रेज़ेंट में अक्यूज़्ड है, उसका भार सँभाल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये भी इनसफिशिएंट हो गया, ठीक है? और जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं, वो फ़ॉल्स हैं और वो डाउटफुल है। जो सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वहाँ पर, वो डाउटफुल है या फिर फ़ॉल्स है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर भी वो इनसफिशिएंट हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी गलत है, ठीक है? तो इस वजह से वो इनसफिशिएंट हो सकता है। वहीं पर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सेक्शन 488 अप्लाई कर सकते हैं इन 2 सिचुएशन, और वहाँ पर जब भी वो इनसफिशिएंट हो जाता है, अगर वो बिगिनिंग से है तो वहाँ पर क्या किस वजह से है? मिस्टेक की वजह से है, फ्रॉड की वजह से है, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। अगर इन किसी भी वजह से वो इनसफिशिएंट है फ्रॉम द बिगिनिंग, और यदि वो बाद में हो गया है, तो वो प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसकी चीज़ें थी, वो उसको खो सकता है, इंसॉल्वेंसी आ सकती है, या फिर डेथ हो सकती है, डिसअपीयरेंस हो सकता है सिक्योरिटी का, या ऐसी कोई भी चीज़ हो गई है, तो वो इनसफिशिएंट हो गया है, ऐसा कोई केस है। तो इन केसेस में कोर्ट के पास पावर होता है कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू कर दे, या फिर जो बेल की कंडीशन है, उनको चेंज कर दे और कह दे कि आप फ्रेश श्योरिटी लेकर के आओ, सफिशिएंट श्योरिटी लेकर के आओ, ठीक है? या फिर व्यक्ति को जेल भेज दे। इन सभी चीज़ों में से कोर्ट कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, वो है सेक्शन 489। सेक्शन 489 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज़ के ऊपर। तो श्योरिटीज़ वो व्यक्ति है, या श्योरिटी वो व्यक्ति है जो यहाँ पर गारंटी देने आ रहा है,
ठीक है, किसकी? कि ये जो व्यक्ति है ये सही टाइम पर अपीयर होगा। ठीक है, तो ये अपीयरेंस की गारंटी देने आ रहा है। अब बात की जाती है कि ये जो व्यक्ति है जो गारंटी दे रहा है, मान लीजिए इसको लगता है कि भाई मामला जो है वो मेरे हाथों से तो निकल चुका है, अब अगर मैं इस केस में और ज़्यादा रहा तो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, और जब ये व्यक्ति मेरी बात मान ही नहीं रहा है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही हैं, तो मैं क्यों श्योरिटी बना रहा हूँ? मैं क्यों इसके अपीयरेंस की गारंटी दूँ? तो ये क्या कर सकता है, ये अपने आप को डिस्चार्ज करवा सकता है। अभी डिस्चार्ज कैसे करवाएगा, सारी चीज़ें कैसे चलेंगी, उस चीज़ के बारे में जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो है 489। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकली यूज़ भी हो सकता है। सो इसमें जो सबसेक्शन 1 है, ठीक है, सबसेक्शन 1 है, ये क्या कहता है? देखिए, जब भी एक बेल जाती है, उसमें वो कह देते हैं कि आप एक काम करिए, आप ना श्योरिटी लेकर के आइए, ठीक है। अभी जब ये श्योरिटी आएगा, तो ये श्योरिटी नंबर्स में होती हैं। कोर्ट कह सकता है 1 ले आओ या फिर 2 ले आओ या फिर 3 ले आओ, जो भी कोर्ट नंबर बताएगा उतने, ठीक है। अब इनको लगता है कि हमें खुद को डिस्चार्ज करवा लेना चाहिए, या फिर हमें अपनी जो भी हमने गारंटी दी है या चीज़ें हमने अपने ऊपर ली हैं, इसको अब हम और ज़्यादा नहीं ले सकते, हमें खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर वो श्योरिटी या फिर एक हो सकता है या फिर सारी की सारी श्योरिटी जाएँगे मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास जाएँगे, एप्लीकेशन देंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है? और एप्लीकेशन देकर के कहेंगे कि भई आप एक काम करो, जो हमने बॉन्ड दिया था आप उससे हमें डिस्चार्ज कर दो, ठीक है? जैसे ही ये डिस्चार्ज करेंगे इस बॉन्ड को, तो क्या हो सकता है? इस बॉन्ड को या तो फिर कंप्लीटली डिस्चार्ज करवाएँगे, मतलब पूरा का पूरा, या फिर केवल खुद के लिए, मतलब जो भी श्योरिटी अपने लिए अप्लाई कर रहा है वो खुद के लिए करवाएगा या फिर सबके लिए, ठीक है? अगर सारे के सारे श्योरिटी आ रहे हैं तो यहाँ पर वो चले जाएँगे, और अगर एक कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो खुद के लिए उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो अप्लाई कर देगा। कैसे? एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, जिसने भी वो उनको एक्सेप्ट किया था एज़ अ श्योरिटी। अब इसके बाद आता है आगे का प्रोसीजर, जो सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है। इसमें कहते हैं जैसे ही हमारे पास वो एप्लीकेशन आती है, तो मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही एप्लीकेशन आएगी, मजिस्ट्रेट इश्यू करेगा उसमें वारंट ऑफ अरेस्ट, मतलब जो भी अक्यूज़ था उसको अरेस्ट करके लेकर के आओ, सामने प्रेज़ेंट करो, अक्यूज़्ड आ जाएगा, उसके बाद उस अक्यूज़्ड को जब अपीयर करवाया जाएगा तो उससे चीज़ें फिर आगे डील करी जाएँगी। अब वो कैसे होंगी? वो सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है। सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि जैसे ही अक्यूज़्ड वहाँ पर अपीयर होता है, चाहे वो अरेस्ट करके लेकर के आया गया हो या फिर उसने वॉलंटरीली सरेंडर कर दिया है। अब ये कैसे? जैसे ही श्योरिटी का पता चला उसे कि श्योरिटी ऐसा-ऐसा करने जा रहा है, वो खुद से आ गया कि भई मेरा तो श्योरिटी यहाँ पर डिस्चार्ज करवाने जा रहा है खुद को, अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है आपका? तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर या तो फिर डिस्चार्ज कर सकता है श्योरिटी को, ठीक है? मजिस्ट्रेट क्या-क्या कर सकता है, जब भी वो व्यक्ति प्रेज़ेंट हो जाएगा और श्योरिटी डिस्चार्ज करने के लिए कहेगा, वो सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है? मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद डायरेक्ट करेगा अक्यूज़्ड को कि आप एक काम करो, एक नया श्योरिटी लेकर के आओ, ये व्यक्ति तो आपसे रिहा होना चाह रहा है, आप एक और व्यक्ति लेकर के आओ जो आपकी गारंटी दे सके, ठीक है? तो वो एक नया व्यक्ति लेकर के आएगा, और यदि वो फ़ेल हो जाता है, एक नया व्यक्ति नहीं लेकर के आता है जो उसकी अपीयरेंस की गारंटी दे, तो वहाँ पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें वहाँ पर होंगी, ठीक है? सो ये देख लिया हमने पूरा का पूरा सेक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन है 489, इसका पूरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? मतलब क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी? तो ये जो सेक्शन है ये देता है राइट श्योरिटी को अपनी जो भी उसने गारंटी दी थी उससे विथड्रॉ करने के लिए, कि भई आपने एक बार दे ली, क्या आप उसे विथड्रॉ नहीं कर सकते हो? या आप बिल्कुल विथड्रॉ कर सकते हो, अपनी जो ऑब्लिगेशन आपने खुद को ऑब्लिगेट किया है वहाँ पर, आप उससे खुद को विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बेल होती है वो केवल अक्यूज्ड का ही राइट नहीं है या फिर कोर्ट की ही पावर नहीं है। ये जो बेल होती है वो श्योरिटी की प्रोटेक्शन और श्योरिटी की ऑटोनॉमी को भी रेगुलेट करती है। मतलब यहाँ पर हम अक्यूज्ड और कोर्ट के पावर्स को साइड में रखते हुए श्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है? अगर श्योरिटी फ्री होना चाहता है तो हम उसको भी फ्री करेंगे। अब इसके बाद कुछ की टर्म्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है, श्योरिटी इज़ नॉट परमानेंटली बाउंड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, जो श्योरिटी है मतलब वो व्यक्ति जिसने गारंटी दी है, वो परमानेंटली किसी केस में बाउंड नहीं हो सकता है। उसको फ़ोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई आप एक काम करो, आप इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इस पर्टिकुलर केस में एज़ अ श्योरिटी काम करोगे, नहीं, ये नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वो जब चाहे उस ऑब्लिगेशन से एग्ज़िट कर सकता है, ठीक है? किसी भी टाइम पर। अब ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करती है नेचर ऑफ श्योरिटीशिप एज़ अ वॉलंटरी अंडरटेकिंग। मतलब जो श्योरिटी है उसने वॉलंटरीली अंडरटेकिंग करी थी और वॉलंटरीली ही वो उससे विथड्रॉ कर सकता है। मतलब कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट्स सुपरवाइजरी रोल। मतलब जब भी एक श्योरिटी आएगा विथड्रॉ करने के लिए, तो कोर्ट एंश्योर करेगी जो अक्यूज्ड है वो एस्केप ना कर जाए जस्टिस को। मतलब
अक्यूज्ड को दोबारा से बुलाया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि आप एक काम करो, ये तो नहीं दे पा रहे हैं आपकी गारंटी, आप कोई और व्यक्ति लेकर के आओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार श्योरिटी ने कहा कि मुझे विड्रॉ कर दो और अक्यूज को भी ना बुलाया जाए, तो ये नहीं होगा। हमेशा जुडिशरी का या फिर कोर्ट का सुपरविजन रहेगा ही रहेगा। कोर्ट ये चीज़ इंश्योर करेगी कि अगर कोई विड्रॉ करना चाह रहा है एज अ श्योरिटी, तो हम अक्यूज से दूसरा श्योरिटी लाने का बोलें, ठीक है। और जो बेल की कंडीशंस होती हैं वो मेंटेन्ड रहें, ये भी चीज़ कोर्ट ध्यान देगी। अब ये जो सेक्शन है इसका स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर देख लेते हैं, वो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप आता है, एप्लीकेशन दी जाती है बाय श्योरिटी, ठीक है। तो जो श्योरिटी होता है वो फाइल करता है एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के सामने, जो हमने अभी देखा, ठीक है। वहाँ पर वो कह देता है या तो फिर आप मुझे जितने भी श्योरिटीज़ हैं इस पूरे केस में उन सभी को डिस्चार्ज कर दीजिए, या फिर केवल मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। जो भी उसकी एप्लीकेशन होगी वैसे ही वहाँ पर अप्लाई होगा। उसके बाद जाएंगे हम इसमें, ये क्या है, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो वो वारंट इशू कर देगा और कहेगा कि आप एक काम करो, जो भी अक्यूज था उसको प्रेजेंट करवाइए मेरे सामने, और जो भी अक्यूज था उसको श्योरिटी को रिलीज करने से पहले आपको प्रेजेंट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर जैसे ही अक्यूज वहां पर अपीयर हो जाएगा, या तो फिर उसको अरेस्ट करके भिजवा दिया जाएगा कोर्ट में, या फिर जो अक्यूज है वो खुद ब खुद सरेंडर कर देगा। तो इन दोनों तरीके से वो अपीयर हो सकता है कोर्ट में। और जैसे ही वो अपीयर हो जाएगा तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट रिलीज कर देगी श्योरिटी को उसकी ऑब्लिगेशन से। उसके बाद फ्रेश श्योरिटी लाने के लिए कहा जाएगा अक्यूज्ड को, ठीक है, कि आप एक काम करो, एक न्यू और सफिशिएंट श्योरिटी जो कि आपके केस में गारंटी दे पाए वो लेकर के आइए। और यदि वो फेल हो जाता है, श्योरिटी नहीं लेकर के आ पाता है, तो उसे कमिट कर दिया जाएगा जेल में, मतलब जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो श्योरिटी आएगा वो डिस्चार्ज के लिए आएगा, खुद को करवाने के लिए, तो या तो फिर होलली वो डिस्चार्ज करवाएगा या फिर पार्शियल डिस्चार्ज करवाएगा। इसका मतलब क्या है, तो जो भी सारे के सारे श्योरिटी हैं अगर एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, प्लस में है एक से ज़्यादा, तो उन सभी को रिलीज कर दिया जाए तो वो होल डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अक्यूज को एंटायरली न्यू श्योरिटीज लेकर के आने होंगे, जितने भी कोर्ट ने वहाँ पर रिक्वायर किए थे उतने, 2-3 जितने भी कोर्ट ने कहा था उतने के सारे नए श्योरिटीज लेकर के आने होंगे। वहीं पर अगर ये पार्शियल डिस्चार्ज के बारे में, मतलब केवल वही व्यक्ति जो एप्लीकेंट है वहाँ पर, जो एप्लीकेशन लेकर के है उसे केवल करना है, तो केवल कुछ श्योरिटीज को वहाँ पर विड्रॉ करने के लिए अलाउ किया जाएगा और रिमेनिंग जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका जो डिस्चार्ज कैसे किया जाना है, क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 490। सेक्शन 490 में हम बात करते हैं डिपॉजिट इन लिeu ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सो जब भी कोर्ट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर रिक्वायर करता है पर्सन को बोलता है किसी भी पर्सन को जो कि अक्यूज पर्सन है कि एक काम करिए, आप ना बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो उस व्यक्ति को मनी डिपॉजिट करने के लिए भी कहा जा सकता है, और गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट डिपॉजिट करने के लिए भी कहा जा सकता है। ये चीज़ें उसके लिए अलाउड हैं, क्या क्या, मनी और गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब बात की जाती है कि कैसे उसको जब भी हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हैं तो उस बॉन्ड के बदले ये चीज़ें वो वहाँ पर दे सकता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसे मनी पे कर देना, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट दे देना, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है उस केस में जहाँ पर आपके गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस केस में आप मनी या फिर गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट नहीं दे सकते हो, आपको बॉन्ड ही भरना पड़ेगा। तो ये था पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो, ये जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस करता है एक अल्टरनेटिव मोड। अल्टरनेटिव मतलब कि अगर हमें बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है तो क्या हम इसके बदले में भी कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, तो यस। तो इस अल्टरनेटिव मोड को हमने सिक्योर किया है उसके कंप्लाइंस को, किस चीज़ के लिए, पर्सनल बॉन्ड या फिर श्योरिटी बॉन्ड ना भरते हुए ये चीज़ें हमें ना करनी पड़े, एक श्योरिटी ना लेकर के आना पड़े, पर्सनली हमें बाउंड ना होना पड़े, उसके बजाय हम क्या करते हैं, हम कैश डिपॉजिट कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट वहाँ पर दे देते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो हमें पर्सनली बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है और श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर गुड बिहेवियर के लिए है, ठीक है, गुड बिहेवियर के लिए है तो हमें ये देना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड खुद को पर्सनली बाउंड करना पड़ेगा और श्योरिटी वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा सेक्शन है ये फाइनेंशियली सब्सटीट्यूशन देता है फॉर श्योरिटी बेस्ड बेल। मतलब किसी व्यक्ति को लाए बिना अगर हम मनी दे देते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं तो उस चीज़ में हमारा काम हो जाएगा, हमें पर्सनली या फिर श्योरिटी लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ की टर्म्स हैं जो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर बात हुई है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट की। डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर मे यूज़ हुआ है, कोर्ट की इच्छा। अगर कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा, कोर्ट को जो भी उस केस में सबसे बढ़िया लगता है कि भाई ये जस्टिस के लिए सही है, तो कोर्ट वहाँ पर वो चीज़ कर सकती है। इसमें मे यूज़ होता है, मतलब कोर्ट की इच्छा है करने की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
यहाँ पर ये जो चीज़ है वो राइट नहीं होता है अक्यूज़्ड का। अगर अक्यूज़ का राइट होता तो वहाँ पर शैल यूज़ होता, ठीक है? यहाँ पर कोर्ट अपनी इच्छा से जो भी करेगी, कोर्ट की जो भी बुद्धि चलेगी उस चीज़ में, कोर्ट वो कर सकती है। अब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की या फिर ऑफिसर की, इससे हमारा क्या लेना-देना है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब ये है कि जब भी कोर्ट जुडिशियल माइंड अपना उस चीज़ पर अप्लाई करेगी, तो उस चीज़ से जो भी रिज़ल्ट निकल कर के आएगा, ठीक है? वो क्या है? वो है उस वक़्त डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है? अब बात की जाती है जो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? कोर्ट कैसे डिसाइड करता है कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए? तो जो भी कोई ऑफेंस होता है, पहले तो उसका नेचर देखा जाता है। क्या ये थोड़ा सामान्य सा ऑफेंस है, ज़्यादातर होता रहता है, या फिर कोई ग्रीवियस ऑफेंस है, या फिर कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस है? तो कोर्ट पहले ये देखेगा, फिर देखेगा कि जो अक्यूज़्ड है कितने चांसेस हैं कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा, वो बाद में आपके समक्ष नहीं आएगा, आपके सामने नहीं आएगा, वो चीज़ भी देखी जाती है। साथ में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी देखी जाती है। ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं तब कोर्ट डिसाइड करता है और अपना जो डिस्क्रिशन है वो अप्लाई वहाँ पर कर देता है। अब इसके बाद हमने देखा था कि क्या-क्या चीज़ें इंस्टेड ऑफ बॉन्ड हम क्या-क्या चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मनी मतलब कैश डिपॉज़िट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये एक रिकॉग्नाइज़्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ करे जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके साथ-साथ में जो अमाउंट है वो उसका फिक्सेशन कोर्ट डिटरमाइन कर देगा कि भाई इतने ही अमाउंट के लिए आपको लेकर के आना है, तो ये चीज़ें आपको डिपॉज़िट कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ पर्सनल बॉन्ड, ये भी अप्लाई हो जाएगा, ये भी अलाउड है वहाँ पर। तो जो भी हमने फिक्सेशन के बारे में बात करी है वो रीज़नेबल होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपसे कह दिया है कि आप कितना भी कर सकते हो तो आप बहुत ही एक्सेसिव कर दो। अब वो व्यक्ति गरीब है, उससे आपको ₹100 का आप दे सकते हो, चलो ठीक है ₹100 का वो कर देगा। अगर आप उससे 10,000 का बोलोगे, तो भई 10,000 में अगर आप 2 ज़ीरो और जोड़ दो, 1 ज़ीरो और जोड़ दो, तो उसको उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा उतना, ठीक है? तो ये चीज़ वहाँ पर ध्यान रखनी होती है, कितना रीज़नेबल है, कितना उस पर्टिकुलर केस में प्रोपोर्शनेट है और कितना एक्सेसिव नहीं हो रहा है उस व्यक्ति के लिए। उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी कोर्ट बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड या फिर ऐसी चीज़ों को डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए अमाउंट। इसके बाद हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है इसका, वो एक्सेप्शन क्या है कि जब भी हम बॉन्ड गुड बिहेवियर के लिए भरते हैं, तो वहाँ पर हम मनी नहीं दे सकते हैं, ना ही मनी के अलावा गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट दे सकते हैं। ये चीज़ें अलाउड नहीं है इस केस में। इस केस में आपको खुद को पर्सनली बाउंड करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या होते हैं, ये प्रिवेंटिव इन नेचर होते हैं, मतलब प्रिवेंट करने के लिए आपसे भरवाया जा रहा है और आप किसी चीज़ के प्रिवेंशन के लिए आप उसको पैसा नहीं दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपको खुद को पर्सनली एश्योरेंस देना पड़ेगा, पर्सनली बाउंड करना पड़ेगा। यहाँ पर सोशल अकाउंटेबिलिटी रहती है। इस वजह से यहाँ पर पैसा या फिर गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट अलाउड नहीं है। क्योंकि जब भी आप पैसा दोगे तो वो एंश्योर नहीं करता है कि आप फ्यूचर में ऐसा कोई काम नहीं करोगे। मान लीजिए कोई भाई बहुत पैसे वाला है, उसने पैसा भी दे दिया और वो अपने कामों से बाज भी नहीं आ रहा है, वो गुड बिहेवियर नहीं रख रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इसलिए इन केसेस में आपको हमेशा पर्सनली बाउंड किया जाता है। ठीक है? तो आज की वीडियो का ये तो था लास्ट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे वीडियो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।